चलिए हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज। और टॉपिक क्या है भाई? मनी, धन। आप समझते हैं मनी जो है वो एक पावरफुल वेपन है, खास कर कर एक इंसान को चलाने के लिए और एक देश को चलाने के लिए, दोनों के लिए, है कि नहीं? तो मनी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, खास कर कर यहाँ पर इंडिया के रेस्पेक्टिव में समझेंगे कि हमारे देश में आप जान रहे हैं कि मनी को अगर रेगुलेट या कंट्रोल दो ही तरीके से किया जाता है। एक आरबीआई करती है और दूसरा कौन करती है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या है? भारत सरकार करती है। जो आरबीआई करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करती है, ये मनी सप्लाई का। लेकिन यहाँ पर मनी जो धन या मुद्रा, वो किस चीज को डिनोट करता है वो हम भी समझेंगे हम लोग, ठीक है? तो अगर देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये करती है भाई, और अगर बोला जाए गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी के तहत करती है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो सबसे पहले अगर हमारे देश में 1861 में हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार ब्रिटिश इंडिया जो है वो करेंसी इशू करा था शुरुआत में, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे चलता चला गया भाई, और 1935 में आरबीआई का गठन हो गया भाई, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से। और उसके बाद जो है वो पूरा अथॉरिटी या होलसेल अथॉरिटी जो नोट वगैरह को इशू करने का है वो किसको दे दिया गया भाई? वो आरबीआई को दे दिया गया। उसके बाद 2010 में जो आज आप देखते हैं ना, ये रुपया वाला साइन, ये वाला, वो 2010 में मान्यता दिया गया सरकार के द्वारा। 2010 में जाकर हम लोग जो है वो एक तरीके से रुपया को क्या है, मतलब सिंबल, नया सिंबल हमने इंट्रोड्यूस करा था। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, इसके पहले क्या था भाई? जब पैसा नहीं था तो हमारे पास क्या था? बार्टर सिस्टम था। लेकिन आखिरकार अगर कोई मनी बोले तो मनी क्या काम करता है? मनी आपको कोई भी सामान को लेने या फिर सामने वाले बंदे को वो सामान देने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसा बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक बाजार है भाई। बाजार क्या होता है? वो जगह होता है जहां पर सेलर्स और बायर्स मीट करते हैं ताकि वो अपने सामान को एक्सचेंज कर पाए बाई करेंसी। अगर यहाँ पर देखा जाए, एक बायर है भाई और एक सेलर है, तो बायर और सेलर, बेसिक चीज क्या है कि बायर ने यहाँ से क्या किया? सामान लिया, और एक तरीके से ये इसको क्या दिया? पैसा दिया। तो मतलब गुड्स लिया, फिर उसको क्या दिया? पैसा दिया। लेकिन पुराने जमाने में तो पैसा हुआ नहीं करता था। तो मान लो इसके पास मछली है भाई और इसके पास चिकन है, तो ये क्या कर रहा है? आपस में एक तरीके से बदल ले रहा है। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम उतना भी आसान था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परेशानी क्या होता था, जैसे कि मान लो कि एक मंगला है। कौन है भाई? मंगला है, और एक चुटकी है। अब मंगला और चुटकी, बेसिक चीज समझना कि मंगला को चाहिए राइस और इसे चाहिए वीट, और इसे चाहिए इसको क्या? वीट, गेहूं चाहिए। लेकिन इसके पास है क्या? इसके पास हो सकता है कि राइस हो, ठीक है? और इसके पास है क्या? इसको चाहिए क्या? राइस। लेकिन है इसके पास क्या? तो ये मंगला को ऐसे इंसान को ढूंढना होता था कि जिसके पास दोनों चीज अवेलेबल हो, कि उसे चाहिए राइस और हो उसके पास वीट। समझ रहे हो? मतलब इसे राइस चाहिए भाई, और इसके पास है क्या? है इसके पास वीट। और इसे क्या चाहिए? चाहिए इसको वीट, है इसके पास क्या? राइस। तो इसे उस इंसान को ढूंढना होता था, जब पैसा रुपया नहीं होता था तो उस इंसान को ढूंढना होता था जिस इंसान के पास जो इसके पास सामान है वो उसके पास हो, और जो मेरे पास है वो उसकी नीड हो। समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया था, जो कि एक तरीके से दिक्कत पर है। इसीलिए क्या होता था, पहले कमोडिटी मार्केट लगता था, जहां सब लोग अपनी अपनी वस्तु को लेकर जाते थे वहां पर, और आपस में, मान लो कि किसी को भेड़ चाहिए तो उसको बकरी दे दिया, तो भेड़ बकरी हो गया सब लोग, ठीक है? तो ये भी बात हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन मनी के इंट्रोड्यूस होने से बहुत सी चीजें आसान हो गई, और खास करके एक मीडियम बन गया जिससे कोई भी सामान या कोई भी सर्विस को आसानी से हम खरीद सकते थे और बेच सकते थे। मतलब अ थिंग, अगर कोई बोले कि मनी क्या होता है, तो अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो विनिमय के लिए आसानी से जिसका इस्तेमाल किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मुद्रा बोलते हैं या धन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। कौन सा? जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। इसको एक और नाम से जानते थे हम लोग, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब भाई कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी,
ठीक है, उसको बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते थे, तो ये भी बात याद रखना है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम जो है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था। मतलब क्या कि जो चीज अभी हमने बताया ना, दोनों चीज जरूरी है। जो इसके पास है, ठीक है, वो किसी की जरूरत होनी चाहिए, और जो उसके पास है वो इसकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है एक तरीके से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब कोई बोलेगा बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि हमें वैसे 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 लोग को ढूंढना है जो हमारी जरूरत है और जो हमें चाहिए वो एक तरीके से उसके पास हो। तो वो दोनों चीजें एक तरीके से दिक्कत परेशानी खड़ा कर सकती थी। तो देखो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब क्या, सिंपल सी बात, ड्रॉबैक का मतलब होता है लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस थी भाई बार्टर सिस्टम में, जिसके वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया और मनी को हम लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। संयोग चाहिए होता था, वो संयोग मिला तब उसको वो वस्तु प्राप्त होता था, वरना नहीं मिलता था। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पर क्या भाई, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या, कि पहले ये नहीं था। जैसे मान लो कि अगर हमने पहले ये तो नहीं था ना, ग्राम ये नहीं था, लीटर नहीं था, तो मान लो कि एक कटोरा अगर डाल देंगे तो एक कटोरा वहां से चीनी या चावल ले लेता था। तो उसमें क्या है, एक तरीके से पता नहीं चल पाता था कि कौन, मतलब कि एक गाय किसी ने लिया भाई एक जमींदार से, वो गाय के बदले वो कितना रुपया दे, तो उसका खेत गिरवी रख लेता था 10 साल के लिए। या फिर उसके भाई उसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका हर साल तुम 5% या फिर मान लो कि उसका आधा हिस्सा तुम 5 साल तक देते रहो गाय को खरीदने के लिए। तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम होता था, जिसके वजह से जो है वो एक तरीके से जो यूनिट वगैरह के साथ रुपया वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अपने आप में रुपया मतलब मनी। डिफिकल्टी ऑफ द फ्यूचर पेमेंट और अ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, क्या बोला गया। आज क्या है, आज आप 10 लाख रुपए का गाड़ी लो, आपको पता होता है कि भाई मैंने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने हैं और आगे आने वाले 5 सालों में मुझे कितना ईएमआई देना है। वो कैसे आसान हुआ, मनी के माध्यम से। अगर मनी नहीं रहता तो एक कितना दिक्कत होता। तो ये पता नहीं चल पाता। जैसे मैंने बोला ना, गाय गाय लिए बार्टर सिस्टम के जमाने में, जब गाय लिए भाई, अब गाय जो लिए उसके बदले मेरे को कितना पैसा देना है या फिर कितना कमोडिटी देना है, वो एक तरीके से पता नहीं होता था। तो डिफिकल्टी होता था, जो कि एक तरीके से ड्रॉबैक है। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज मान लो, आज आप 100 रुपया अगर बैंक खाते में रखोगे तो वो 100 रुपया ही रहेगा अगर तुम 4 साल के बाद भी निकालोगे। वो अलग बात है कि इसमें कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग गया तो बढ़ गया, लेकिन 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा ना भाई। वैल्यू छोड़ो, 100 रुपया का नोट 100 ही रुपया रहेगा ना, खर्च करने जाओ 100 रुपये प्राप्त होगा। लेकिन पहले क्या होता था, स्टोर नहीं कर पाते थे। जैसे मान लो अनाज बहुत ज्यादा हो गया, तो हम अनाज को कैसे स्टोर करेंगे, गोडाउन वगैरह में। तो वहां पर क्या किया जाता था, जनरली उसमें प्रणाली, क्या बोलते थे उसको, पुआल, पुआल समझते हो, अरे जो धान से, धान काटने के बाद जो बचता है उसी का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा कवच, नहीं उसको क्या बोलते हैं, अरे कभी देखे नहीं हो, जो ऐसे करके बना दिया जाएगा स्टोर हाउस के रूप में, स्टोर हाउस के रूप में बनाया जाता है, और ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ देगा ताकि हवा वगैरह जाता रहे। आपने देखा होगा गांव वगैरह में, फिल्मों वगैरह में नहीं देखा। गांव गांव आप लोग गांव से नहीं हो, शहर से हो, तो कभी कभी गांव जाया करो तो दे मिलेगा। जहां पर क्या है कि उसको पुआली बोलते हैं हमारे साइड में, पता नहीं आपके साइड में क्या बोलते हैं उसको। अरे धान को काटने के बाद जो उसका बचता है मलबा है, नहीं होता, यूपी साइड में इधर भी तो होता है। मैंने जाके पौड़ी में देखा है भाई, नहीं पौड़ी में देखा है मैंने। अभी स्टोर नहीं करते, लेकिन वो पुआल मैंने देखा है, जो धान का जो, जैसे धान समझो ये इधर, धान इधर हुआ, धान को कटुम कुटुम कर दिया, ये बचा डंडी इसका। अब डंडी का इस्तेमाल जो उसको सुखा दिया, मतलब धूप वूप में सुखा दिया तो वो हल्का हो गया। अब उसका इस्तेमाल किया जाता था टोकरी बनाने में, टोकरी जैसा बनाने में, ताकि पराली जिसको बोलते हैं, पराली टाइप में। अब वो बड़ी बड़ी पराली होती थी जिसका इस्तेमाल उसको टोकरी बनाने में इस्तेमाल होता था। अब वो टोकरी इस तरीके से बनाया जाता ताकि वहां पर ना चीजें जो है वो अनाज वगैरह सड़े गले कुछ नहीं, और वो बहुत दिन तक रहता है। आज भी लोग उसको गांव में कहीं कहीं उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कुछ भूसा वूसा डाल देते थे। भूसा समझते हो, जो धान के बाद जो निकलता था वो, तो वो भूसा वगैरह, उससे क्या होता था, वो स्टोर करके रखते थे। लेकिन मान लो कि बारिश बहुत ज्यादा हो गया, अब घर के अंदर तो वो रखते नहीं थे, घर के बाहर वो कहीं ना कहीं बना के रखते थे। बाद में चलकर वो हुआ कि घर में बनाने लगे लोग,
ठीक है, अपना गोडाउन वगैरह। लेकिन पहले वैसी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसका मतलब स्टोर करते थे, बाढ़ बाढ़ आ गया, खत्म हो गया। हो सकता है कि भाई इस बार कम पैदावार हुआ, इसलिए आप स्टोर कर ले, अगले बार पैदावार ज्यादा हो गया तो आपका अनाज तो सस्ते दाम में बिक जाएगा, फिर स्टोर करने से कोई फायदा तो रहा नहीं। इसका मतलब क्या भाई कि डिफिकल्टी होता था स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू को अगर ट्रांसफर भी करना हो तो बहुत दिक्कत परेशानी बाटा सिस्टम के साथ देखने को मिलता था। यहां पर अगर बोला जाए, लेकिन जैसे ही पैसा या मुद्रा आया, ठीक है, उसके बाद क्या आसान हुआ, तो अगर कोई बोलेगा मनी के दो फंक्शन, कौन कौन, एक तो भाई प्राइमरी फंक्शन और एक दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो मस्ट करता ही करता है, मतलब जो प्राथमिक धन का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है कि भाई ये विनिमय का काम है सबसे पहला, कि मीडियम एक्सचेंज करता है, और दूसरा क्या करता है, किसी चीज की वैल्यू को मेजर करता है। जैसे स्पेन का वैल्यू क्या होगा, हमने मॉनेटरी टर्म्स में देखा, या फिर मौद्रिक रूप से देखा, या फिर हमने करेंसी के रूप में देखा कि भाई 10 रुपए या 1500 रुपए या 2000 रुपया। तो सबसे पहला जो काम रहता है मनी का या मुद्रा का, वो क्या है कि एक तो चीजों की वैल्यू को बताना, और दूसरा क्या है, एक्सचेंज करने में सहायता देना, या एक मीडियम के जैसा काम करना, वो उसका प्राइमरी। जैसे बोले एक इंसान का प्राइमरी काम क्या होता है, पैसा कम, ठीक है, अच्छी है। देखो यहाँ पर अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टोर इन वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करता है। आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं जाके स्टोर कर सकते हैं, और वो वैल्यू जो है बाद में भी आपको 1 लाख प्राप्त होगा। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का सिंपल सा मतलब है फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, डेफर्ड का मतलब है फ्यूचर पेमेंट, कि भाई फ्यूचर पेमेंट करना बहुत आसान हो गया मनी के इंट्रोडक्शन के बाद। नहीं तो पहले फ्यूचर पेमेंट करना बहुत मुश्किल होता था, जैसा कि हमने देखा। अभी क्या हो गया कि अभी आप 10 लाख रुपए का कार लो तो फटाफट आपको पता चल जाता है कि कितना ईएमआई 20,000 या 30,000 या लोन लिए हो, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आगे आने वाले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए आपको कितना पैसा देना है। तो डेफर्ड का मतलब ही होता है क्या, फ्यूचर पेमेंट। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया डेफर्ड पेमेंट को लेकर, फ्यूचर पेमेंट को लेकर, ठीक है। ये चीजें जो कि आपको याद रखना है। आगे अगर देखो इवोल्यूशन ऑफ मनी के रूप में अगर देखा जाए, शुरुआत में क्या था भाई, बार्टर सिस्टम था, उसके बाद कमोडिटी मनी आया भाई, उसके बाद आपको मेटालिक, मेटालिक का मतलब क्या, धातु, धातु का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर मनी है, उसके बाद बैंक मनी, उसके बाद डिजिटल मनी बोलो या फिर वर्चुअल मनी, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी वगैरह। इस तरीके से धीरे धीरे करके चीजें। अच्छा, प्लास्टिक मनी यहाँ पर एक बीच में है, प्लास्टिक मनी क्या बोलेंगे भाई, प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड, हाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को। बेसिक डिफरेंस क्या है भाई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, वैसे बैंकिंग में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है, मनी निकाल, तो कार्ड से तो पैसा निकालते ही, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर डेबिट कार्ड और, नहीं जरूरी थोड़ा ना, वो तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट कर जाता है, लेकिन बेसिक मैंने बोला प्राइमरी का, प्राइमरी क्या होता है, देखो हाँ डेबिट कार्ड में, डेबिट कार्ड तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके खाते में पैसा आपने डाला हो, मतलब आपने उसको जमा करके रखा है और आप पैसा निकाल रहे हो। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड में एडवांस आप पहले पैसा खर्च करोगे, उसके बाद पेमेंट करोगे। इसमें पहले आप पैसा को आपको अकाउंट में डालना होता है, उसके बाद फिर आप खर्च करते हो, किसमें, डेबिट कार्ड में। इसमें क्या होता है, पहले खर्च करो, पहले खर्च करो, फिर महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उसमें पैसा देके फिर से रिचार्ज कर सकते हो, फिर अगले महीने खर्च करो, फिर अगले महीने उसमें पैसा, जैसे बोलते हैं ना भाई क्रेडिट कार्ड में 30,000 रुपया का लिमिट है, मतलब आप इस महीने 30,000 रुपया खर्च कर सकते हो, फिर अगले महीने आपको उसमें 30,000 रुपया डाल देना होगा, 30 का 30 ही, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप लेट करोगे तो आपको फाइन लगता है। और डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं, आपके अकाउंट में पैसा है तभी वो एटीएम से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है यहां से आते हैं। ये आप देख रहे हो भाई क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, अच्छा 1 रुपया का सिक्का है भाई, लेकिन इसमें 2,000 क्यों लिखा हुआ, अच्छा 2,000 में छपा होगा, हाँ मैंने भी वही सोचा। अब यहाँ पर एक है भाई फेस, एक है फेस वैल्यू और एक है इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। दो चीज देखना, इसमें बताऊंगा दो चीज,
एक तो फेस वैल्यू और एक इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। ये एक फिएट मनी है या नहीं है, ध्यान से सुनो भैया। फिएट मनी है। फिएट मनी वैसा मनी होता है जो लीगली भारत सरकार के द्वारा जिसको एक्सेप्ट किया गया है और जिसका इस्तेमाल एक्सचेंज में किया जा सकता है, उसको मना नहीं कर सकता है कोई। जैसे अगर बोला जाए चेक, चेक फिएट मनी है क्या? नहीं है, इसको मना भी कर सकता है। मान लो कहीं पर आप पेमेंट देने गए चेक से, वो बोलेगा भाई मेरे को चेक में नहीं चाहिए, मेरे को पैसा दो कैश में, तो या फिर आप ट्रांसफर करो। तो इसका मतलब क्या है कि वो मना कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको पैसा ऐसे पकड़ा रहे हो फिजिकल वे में, तो इसका मतलब मना कर सकता है क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है, फिएट मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है भाई कि द फेस वैल्यू इज लीगली डिफाइंड द वैल्यू ऑफ कॉइन रिलेटेड टू द अदर करेंसी। मतलब क्या है कि इसमें 1 रुपया लिखा हुआ है तो इसका फेस वैल्यू क्या है भाई? 1 है। अगर कहीं 20 रुपया का नोट रहता तो उसका फेस वैल्यू क्या है? 20 रुपया। तो फेस वैल्यू हर एक लीगल टेंडर या फिएट मनी का जो होता है, मतलब उसका फेस वैल्यू होता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो उसको हम लोग विनियम या विनिमय में करते हैं या फिर एक्सचेंज में करते हैं। तो याद रखना फिएट मनी हैज अ फेस वैल्यू। लेकिन इंस्ट्रिंसिक वैल्यू देखो, इंस्ट्रिंसिक मतलब क्या हुआ? आंतरिक मूल्य। जैसे मान लो इस सिक्का 1 रुपया, अगर इसको बाजार में हम एक धातु के रूप में जाकर बेचें और इसका अगर 2 रुपया मिल जाए, तो फिर हम इसका 1 रुपया क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर हम धातु के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जितने भी फिएट मनी है उनका कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, याद रखना। मैंने क्या बोला भाई, ध्यान से सुनना। इंस्ट्रिंसिक का मतलब आंतरिक। जैसे 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया सिक्के के ऊपर लिखा हुआ 1 रुपया, मतलब इसका फेस वैल्यू 1 रुपया हो गया। मतलब आप 1 रुपया की चीज इससे खरीद सकते हो, लेकिन इसका आंतरिक मूल्य 1 रुपया से बहुत कम होगा, 1 रुपया से कम ही होगा। मतलब 1 रुपया का सिक्का अगर आप सुनार के पास लेके चले जाओ, तो अगर मान लो कि आपको 2 रुपया मिलने लगे, तो फिर आप 1 रुपया का 1 रुपया क्यों इस्तेमाल करोगे? आप फिर इसको बेचकर 2 रुपया नहीं ले लोगे। इसीलिए हमेशा फिएट मनी का जो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू रहता है उसके फेस वैल्यू से कम रहता है। जैसे 2000 का नोट है भाई, 2000 का नोट है, अगर मान लो कि 2000 नोट की कीमत, मतलब उसके कागज की कीमत अगर 2500 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग उसको 2000 में क्यों खर्चा करेंगे? फिर तो वो नोट लेके चले जाएंगे कहीं पर जहां पर उसको 2500 मिल रहा होगा। तो हमेशा इसलिए सरकार जो है, या कोई भी करेंसी हो, कोई भी देश की करेंसी, उसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, उसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका आंतरिक मूल्य या उसके धातु का मूल्य या उसका मेटल का यूज, मतलब मूल्य जो कि उसके अंदर इस्तेमाल किया गया, उसकी कीमत हमेशा कम होगी उसके फेस वैल्यू से। तभी तो वो एक वैल्यूएबल चीज बन पाएगी, नहीं तो वैल्यूएबल कैसे रहेगा? सिंपल सी बात है। क्लियर? तो ये याद रखना। तो फिएट मनी डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर होता है। तो उसको बेचने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, उसको आप रख सकते हो, लेकिन आप उसको बेचोगे अगर एक धातु के रूप में, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं। ठीक है, समझ गए? आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाते हैं इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द फिएट मनी। हमने जैसे देखा भाई फिएट मनी, जनरल तौर पर अगर फिएट मनी में करेंसी आता है, करेंसी में क्या होगा? नोट और कॉइन दोनों आएगा। नोट का जो पूरा कार्यभार है वो किसके हाथ में? आरबीआई। याद रखना, करेंसी कभी भी बात किया जाए ना, तो करेंसी में दो चीज आता है। करेंसी में दो चीज आता है, एक तो आता है नोट और एक आता है कॉइन। ठीक है, कॉइन। नोट को जो प्रिंट करता है उसको हम लोग, जो प्रेस करता है उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, और जो कॉइन को करता है उसको मिंटिंग प्रेस बोलते हैं। कॉइन का होलसेल अथॉरिटी कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब उसकी छपाई का काम कौन करता है? मिंट का काम कौन करता है? गवर्नमेंट, सरकार करती है। लेकिन इसको प्रिंट, जो नोट का प्रिंट है वो किसके पास है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपया का जो नोट है, 1 रुपया का जो नोट है वो सरकार एक तरीके से प्रिंट करती है। ठीक है, मतलब 1 रुपया नोट के अलावा जितने भी सारे नोट हैं वो सब आरबीआई के पास, और एक तरीके से जितने भी कॉइन है वो एक तरीके से 1 रुपया का नोट और कॉइन कौन? ठीक है, अब यहाँ देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉइनेज एक्ट। याद रखना कौन सा एक्ट है भाई? द कॉइनेज एक्ट 1909 इशू ऑल द कॉइन्स एंड रूपी 1 नोट। अगर कोई पूछेगा कि भारत सरकार कौन से अधिनियम के तहत कॉइन की छपाई और एक नोट की प्रिंटिंग करती है, तो 1909 के तहत। ठीक है, याद रखना। और आरबीआई जो बैंक नोट की छपाई करती है वो आरबीआई एक्ट 1934, इसकी एस्टैब्लिशमेंट तो 1 अप्रैल 1900
35 को हुई थी भाई, लेकिन उसका जो एक्ट है वो उसे पावर देता है, कौन सा सेक्शन, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 22, ये पावर देता है या इंपावर करता है आरबीआई को कि वो क्या कर सके, इशू कर सके बैंक नोट का अदर देन 1 रुपी नोट। ठीक है, यहां पर फिर अगर देखा जाए नोटों का डिमोनेटाइजेशन कितने बार हुआ है, 3 बार। अच्छा, कब कब भाई, 1946, 1978 और 2016, 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जो कि हम लोग याद रख सकते हैं। ये तीनों जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें क्या क्या हुआ वो समझो। अच्छा एक बात बताओ, डिमोनेटाइजेशन के पीछे अगर वजह क्या रहता है, मेजर वजह क्या रहता है भाई डिमोनेटाइजेशन के करने के पीछे सरकार का, क्या, पहला तो ब्लैक मनी को हटाना, और दूसरा क्या, फॉरफिटिंग या काउंटर फिटिंग बोलते हैं इसको, जाली नोट, जाली नोट मार्केट में बहुत घूमने लगा, तो उसको खत्म करने के लिए। तीसरा हो सकता है टेररिज्म को फाइनेंस जो किया जा रहा है उसको एक तरीके से कम करने के लिए। ठीक है, और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा, मतलब वो डिजिटलाइजेशन तो 2016। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1946 में 1000 और 10,000 का नोट रिमूव किया गया था। ठीक है, 10,000 का नोट था 1946 में, removed from a circulation and the impact was low because there is a high denomination। अब सोचो 10,000 का नोट कितने आदमी के पास होगा, वैसे भी गरीबी थी इतनी, तो जो ब्रिटिश उन्हीं के पास हुआ करता था भाई, या फिर जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हुआ करते थे उनके पास हुआ करता था, जैसे कि जो टिस्को उसको के पास, ठीक है, या फिर कोई जूट मिल इंडस्ट्री मालिक के पास। तो इसका इम्पैक्ट कुछ कॉमन पीपल पर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि भाई कॉमन पीपल के पास 1,000 और 10,000 का नोट था ही नहीं, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी उस वक्त, है ना, उसको खाने भी मिल जाए वही काफी था 1946 में, मतलब आजादी के समय। सोचो जब हम लोग आजाद हो रहे थे उसके पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद देखो 1978 में इंदिरा गांधी, उसके बाद देखो यहाँ पर 1,000, 5,000 और 10,000 नोट वेयर डिमोनेटाइज, मतलब 1,000, 5,000 और 10,000 का नोट फिर से डिमोनेटाइज, उसको डिमोनेटाइज करके फिर से इशू किया गया था। उसके बाद फिर से उसको खत्म कर दिया गया, और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि काउंटर फिट मनी को खत्म करने के लिए, नकली धन या फिर जो बोला जाए नकली जो छपाई हो रही थी, सेम करेंसी छाप के बाजार में उसको सर्कुलेट कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा था उस करेंसी का इस्तेमाल करके, तो एक तरीके से वो पकड़ा गया। और एक तरीके से ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए एक तरीके से 1978 में बड़े बड़े नोटों को बंद किया गया। फिर आते हैं 2016 में, 2016 में कौन सा दिन था भाई, 8 नवंबर 2016। ये दिन कैसे भूलेंगे भाई हम, है कि नहीं, भूलोगे, नहीं भूलोगे भाइयों और बहनों मित्रों ठीक है, अब देखो यहाँ क्या था, ₹500 और 1,000 रुपीज नोट वेयर डिमोनेटाइज, 500 और 1,000 का नोट जो है वो बंद किया गया। लेकिन क्या इशू किया गया भाई बताओ, 500 और 2,000, फिर 2,000 क्या कर दिया गया, अब सिर्फ 500 ही है, हाईएस्ट करेंसी अभी हमारे पास क्या है, 500 करेंसी। बैंकिंग में पढ़ाऊंगा हर एक करेंसी का कि 50 रुपए की करेंसी में क्या छपा हुआ है भाई, वो सब पढ़ाऊंगा आगे चलकर, अभी बैंकिंग वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब मनी वाले पार्ट में, सबसे लास्ट वाले में, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। मेन काम क्या था भाई डिमोनेटाइजेशन का, कि ब्लैक मनी, करप्शन और काउंटर फिटिंग को रोकना। मतलब क्या है भाई, काले धन, भ्रष्टाचार और जाल, जो मतलब जाली नोट का जो बढ़ावा मिल रहा था, जाली नोट का छापना बहुत अधिक हो रहा था, उसको एक तरीके से कम करने के लिए। अब याद रखो, थोड़ा सा आगे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, SPMCIL दोनों याद रखना, और BRBNMPL मतलब क्या है, देखो एक तो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर देखो ये जो होलसेल अथॉरिटी रहता है वो किसके पास, आरबीआई के पास, और ये किसका है भाई, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इसमें ये नहीं कि प्रेस का भी काम करती है, प्रेस मतलब प्रिंटिंग का भी काम करती है, इसमें जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है, 4 है भाई और यहाँ पर 2 है, मतलब BRBNMPL के तहत आरबीआई की 2 प्रिंटिंग प्रेस है जो एक तरीके से नोटों को प्रिंट करती है। अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ है, बस ये याद रखना अभी कि जनरली ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। जो SPMCIL है वो बड़ा यूनिट है, उसी के नीचे एक तरीके से बोल सकते हो
जो BNMPL आता है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर देखो, अच्छा एक बात बताओ, जो स्टैंप वगैरह बनता है, स्टैंप पेपर, वो सब कौन छापता है भाई? सब SPMCIL छापता है। फिर जो नोट के पेपर, कि कौन से, मतलब कौन से पेपर पर नोट छपाई होगी, कौन? सब। जैसे ये RBI नोट छाप रही है भाई, वो पेपर कहां से आ रहा है? सब SPMCIL से आ रहा है। समझ लो, तो ये दोनों नाम जरूरी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीजें हैं भाई जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? क्या इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको जो सारी चीजें सप्लाई होती है इंडिपेंडेंट है, RBI के अंदर काम करती है, RBI उसको रेगुलेट करती है, इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं। नहीं, लेकिन SPMCL एक तरीके से बड़ी बॉडी है, और ये लोग एक तरीके से, अब जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, अगर वो सप्लाई जिस तरीके से करेगा उसी तरीके से नोट प्रिंटिंग करेगा, आपस में साथ में लेकर चलते हैं। तो देखो भाई, SPMCIL जो है, SPMCIL जो है, वो क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई? बैंक के नोट्स को, कॉइन को, नॉन जुडिशियल स्टैंप को, ठीक है, पोस्टेज स्टैंप को, और अदर गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि मैनेज किया जाता है, सारे किसके द्वारा? SPMCIL के द्वारा। इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था? 2006 में न्यू दिल्ली में, आफ्टर द कॉर्पोरेशन ऑफ अ प्रेस एंड मिंट अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब वित्त मंत्रालय, भारतीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जब एक तरीके से लाया गया सारी चीजों को, मिंटिंग प्रिंटिंग का सारी चीजें, तब उसके बाद जो है वो एक तरीके से जो है क्या किया गया भाई? स्टैब्लिश किया गया। SPMCIL की एक बॉडी होगी भाई, जो सारे नोट वगैरह को, सारे ये पेपर जो है, स्टैम्प पेपर वगैरह, जैसे आपने सुना होगा एक कौन था, तेलगी करके नाम था, जो स्टैम्प पेपर की चोरी करता था। समझ रहे हो? स्टैम्प पेपर की चोरी करता था और उसको सस्ते दाम में बेचता था, 100 रुपया का, 20 रुपया में, 500 रुपया का, 100 रुपया में चोरी कर करके, उसी तरीके से अरबपति, मतलब वो करोड़पति बन गया था। बाद में चलकर वो पकड़ा गया, वो अलग बात है। लेकिन वो तेलगी का जो है वो पूरा वेब सीरीज भी आया था, जैसे हर्षद मेहता का था ना, हर्षद मेहता को जानते हो, जिसने एक तरीके से स्कैम करा था इसमें, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उसी तरीके से चीजों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पर देख सकते हो, SPMCL कंसिस्ट ऑफ 9, कितने यूनिट है भाई? 9 यूनिट। उसमें देयर आर 4 प्रेसेस, 4 मिंट एंड 1 पेपर मिल। देखो मैंने क्या बोला, इसीलिए बोला कि SPM सबसे ऊपर है। अब SPMCL का कितना? 9 यूनिट है, उसमें जो 4 है वो मिंटिंग प्रेस है, जो छपाई वगैरह करते हैं, ठीक है। 4 कौन है भाई? 4 है प्रेस, क्या है? 4 प्रेसेस है, 4 मिंटिंग, हाँ मतलब प्रिंटिंग प्रेस, मिंटिंग प्रेस, और एक है पेपर मिल, ये हो गया प्रिंटिंग। और एक क्या है भाई? पेपर मिल। पेपर मिल जो सिर्फ पेपर को छापता है, जैसे कौन से पेपर पर स्टैम्प पेपर होगा, कौन से पेपर पर नोट छपेगा, ये सब सारी चीजें, ठीक है। या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जो सरकारी पेपर होते हैं वो देखो अलग तरीके का होता है, तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें क्या होंगी, एक तरीके से कौन छापेगा? ये एक पेपर मिल जो कि SPMCIL के अंदर आता है, ठीक है। अब 9 यूनिट को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आगे आ जाते हैं, जो देखो जो SPMCIL है उसमें 4 कौन है? मिंटिंग है। मिंटिंग का मतलब जो एक तरीके से सिक्कों की छपाई करते हैं, ठीक है, या धातु को, जैसे सरकार है ना, सरकार बोलती है ये एक तरीके से हमने एक पोस्टेज स्टैंप बनाया है मेटल का, मेटल का गिफ्ट कर रहा है, तो वो सब सारी चीजें कौन बनाता है? सब कौन बनाता है? मिंटिंग। इंडियन गवर्नमेंट मिंट कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये याद रखना 4 है। ये ना भी याद रखो चलेगा, कौन कौन है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, और एक तरीके से कहा? नोएडा। तो लगभग देखो पूरे देश को कवर किया जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कोलकाता किधर है भाई? ईस्ट की तरफ बोल सकते हो, इधर ये हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ को। तो पूरे देश को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए उस तरीके से सिचुएटेड है, ताकि जो है वो चीजें ऐसा ना हो कि अब करेंसी की जरूरत या फिर कॉइन की जरूरत हो गई, तो नोएडा से अब हम लोग जा रहे हैं बम्बई, मतलब मान लो पुणे में अगर ले जाना है तो बम्बई से पुणे आ जाएगा, जो नजदीकी वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बांटा गया। याद रखना मुंबई, कोलकाता, ठीक है, MKHN, ठीक है। तो 4 हो गया भाई। उसके बाद देखो यहां पर अगर बोला जाए, फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था,
वो करेंसी नोट को इशू करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1928 में, टू प्रिंट ए बैंक नोट इन इंडिया। आपको बोलेगा पहला जो प्रिंटिंग प्रेस कब खोला गया भाई, जो बैंक नोट को प्रिंट करता है? 1928 में। और दिस जो प्रेस है वो कहां पर लोकेटेड था? नासिक, महाराष्ट्र में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिंट द करेंसी, बट इट हैज अ टू प्रिंटिंग प्रेस विच आर ओन्ड बाई, दो प्रिंटिंग प्रेस ओन करती है कौन? आरबीआई। ठीक है, उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत भाई? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक बॉडी है जो कि एक तरीके से नोट वगैरह को प्रिंट करने की कार्यभार रखती है। ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, इसको कब सिचुएटेड किया गया था? 1995 में। जबकि देखो 1935 में ही आरबीआई, तो आरबीआई पहले होलसेल अथॉरिटी हुआ करता था, लेकिन अब एक बॉडी बना दिया, तो भाई क्या हो गया? एक सेपरेट चीजों को साथ में लेकर चला गया भाई, ताकि 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो ये याद रखना है कि जो पहला इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रिंटिंग प्रेस खोला था 1928 में, उसका हेडक्वार्टर नासिक था। और जो आरबीआई का BRBNMPL है, वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, वो कहा है? 1995 में खुला था एक तरीके से, और कहां पर? बैंगलोर में। अब देखो यहां पर जो हमने देखा, अब यहां देखो जो SPMCL, हमने क्या बोला भाई? दो प्रिंटिंग प्रेस इधर और दो प्रिंटिंग प्रेस SPMCIL के अंतर्गत, चार मिंटिंग हो गया, ऊपर पढ़ लिए चार। चार प्रिंटिंग है, चार प्रिंटिंग में दो आरबीआई के पास है। दो आरबीआई के पास कौन सी बॉडी संभालती है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और एक तरीके से अगर देखा जाए यहां पर, अगर SPMCIL जो है उसके अंतर्गत कितना? दो। तो चार प्रिंटिंग प्रेस और एक पेपर मिल, तो 9 हो गए टोटल, जो SPMCL पूरा एक तरीके से रेगुलेट कर रहा है। तो SPMCIL जो है, ये CIL जो है वो क्या है भाई? नासिक महाराष्ट्र और एक तरीके से देवास मध्य प्रदेश। नासिक वो सबसे पुराना है 1928 में, और दूसरा क्या है भाई? मैसूर और सालबोनी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए मैसूर मतलब कर्नाटका इधर दिखने को मिल रहा है। अगर आपको सालबोनी कहां पर है भाई? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद अगर आपको देखने मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र कहां पर है भैया? यहाँ पर नासिक। ठीक है, उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक है, याद रखना कि यहाँ पर जो मिंटिंग प्रेस है जो नॉर्थ में, वो कहाँ है? नोएडा में। बेसिक डिफरेंस, मिंटिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बताया था ना, तो वो मिंटिंग वाला कहां पर है भाई? नोएडा में। ठीक है, तो याद रखना नोएडा में ये मिंटिंग वाला, बाकी सारे प्रिंटिंग। तो ये क्या पूरे देश को कवर कर रहा है ना, ये इधर इधर कर रहा है, ये इधर जाएगा, 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 ये वाला लगभग साउथ में कवर करता है। इस तरीके से चार प्रिंटिंग प्रेस भी आपको देखने को मिलता है। याद रखना कर्नाटका, या फिर ये वाला नाम याद रखना, मैसूर, सालबोनी, नासिक और देवास। ठीक है, मैसूर, सालबोनी, नासिक और देवास में चार प्रिंटिंग प्रेस हैं। उसमें से दो SPMCIL के तहत और दो BRBNMPL के तहत जो है वो आते हैं। ठीक है, अगर आ जाए हेलीकॉप्टर मनी, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया भैया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलिए इसको लिखिए।